नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की अशांति पूरे देश का माहौल बिगाड़े हुए है। दादरी कांड की राष्ट्रीय सुर्खियां खत्म हुई नहीं थी कि मैनपुरी में मरी गाय को लेकर हिंदू मुस्लिम भीड़ बैठे। दादरी के गांव में मोहम्मद अखलाक की हत्या में एक होमगार्ड की निज रंजिश का रोल निकला। 2 रोज बाद हमीरपुर में 90 वर्षीय दलित को जलाने की घटना हुई। फिर दनकोर में पुलिस थाने में दलित दंपति के कपड़े फाड़ देने की घटना ने देश को स्तंभित किया। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिक और जातीय हिंसा की पहचान में तड़का है। जाहिर है, राज्य में कानून व्यवस्था के हालात काबू में नहीं है। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का आरोप है कि राज्य में सपा विरोधी सियासी ताकतें गड़बड़ी फैलाने में जुटी हुई है। ऐसा संभव है, मगर सरकार जब उसकी है तब कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण पाना भी उसका जिम्मा है। अखिलेश सरकार को सख्ती से क्यों नहीं हालातों पर काबू पाना चाहिए? मायावती के राज में सख्त शासन का जो डंडा था, उसका जो खौफ था, उसे अखिलेश सरकार क्यों नहीं बनाए हुए है? धारणा बन गई है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों सांप्रदायिक माहौल बनाने की नूरा कुश्ती कर रहे हैं। आजम खान ने संयुक्त राष्ट्र में जाने की जैसी बात कही, वह भी कुल मिलाकर एक मंत्री का आग में घी डालना था। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा की तरह वहां भी एक मार्गदर्शक मंडल बन सकता है। कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड में इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस मार्गदर्शक मंडल में कौन कौन होगा? जयराम रमेश के बयान के बाद संभावित मार्गदर्शकों की सूची लंबी होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने 60 साल के ऊपर के लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि कुछ बड़े नेता मार्गदर्शक बनाए जाएंगे और कुछ नेता प्रदेशों में लौट जाएंगे। बताया जा रहा है कि खुद सोनिया गांधी मार्गदर्शक की श्रेणी में आ जाएंगी। उनके पद का क्या नाम होगा ये तय नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनको संरक्षक या संयोजक का पद नाम मिल सकता है। उनके साथ एक घोषित या अघोषित कमेटी हो सकती है जो पार्टी को दिशा निर्देश देगी। इसमें मनमोहन सिंह, AK एंटनी, मोतीलाल वोरा, जनार्दन द्विवेदी, ऑस्कर फर्नांडिस, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, करण सिंह और मोहसिना किदवई जैसे नेता होंगे। वैसे ये सभी नेता अभी कांग्रेस कार्य समिति में हैं। जिस तरह से सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटिल, SM कृष्णा आदि नेता प्रदेश की राजनीति में लौट गए हैं, उसी तरह से कई और नेता प्रदेशों में भेजे जा सकते हैं। मधुसूदन मिस्त्री, गुरुदास कामत, BK हरिप्रसाद जैसे कुछ नेता प्रदेश की राजनीति में जा सकते हैं। दिग्विजय सिंह, P चिदम्बरम, मुकुल वासनिक आदि के बारे में फैसला होना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। नरेंद्र मोदी की सरकार अधिकारियों को लेकर चिंता में है। सरकार के 17 महीने पूरे होने के बाद अब सरकार के प्रबंधकों को नतीजों की चिंता सताने लगी है। सरकार नतीजे दे और जितनी योजनाएं शुरू हुई हैं, वो किसी अंजाम तक पहुंचे, इसमें सरकारी बाबुओं का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। तभी सरकार अधिकारियों की गुणवत्ता, उनके कामकाज और उनकी हाजिरी को लेकर बहुत सावधान है। बताया जा रहा है कि सभी विभागों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों पर प्रधानमंत्री कार्यालय की नजर है। यह तथ्य है कि संयुक्त सचिव ही सरकार को चलाते हैं, इसलिए PMO से उनके कामकाज पर नजर रखी जा रही है। हर हफ्ते उनके बारे में एक रिपोर्ट बनती है, जिसमें उनके आने जाने के समय और उनकी अनुपस्थिति व कामकाज का पूरा ब्यौरा लिखा जाता है। इसी तरह सचिव के स्तर के अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, इस पर भी कैबिनेट सचिव के जरिए PMO की नजर है। सरकारी बाबुओं के विदेश दौरों का भी पूरा हिसाब रखा जा रहा है। पिछले दिनों कैबिनेट सचिवालय ने प्रधानमंत्री को इस बारे में रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि विदेश दौरे पर गए अधिकारियों ने क्या रिपोर्ट दी है और उससे क्या हासिल हुआ है। कामकाज की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार 50 साल की उम्र वाले अधिकारियों का आकलन करा रही है। अगर उनका कामकाज तय मानकों के अनुरूप नहीं होता है तो उनको VRS देकर रिटायर कराया जाएगा। इससे जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री अधिकारियों को लेकर कितनी चिंता में है। कांग्रेस पार्टी के नेता इन दिनों बड़े उत्साह में हैं। इस उत्साह का एक कारण बिहार से मिल रही रिपोर्ट है। जदयू का वार रूम संभाल रहे प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेताओं की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं। उन्होंने भाजपा की सबसे बुरी हार की भविष्यवाणी की है। कांग्रेस नेताओं को दूसरी उम्मीद हरियाणा और दादरी की घटनाओं पर विपक्ष की एकजुटता से है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि जिस तरह भूमि अधिग्रहण बिल पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था, उसी तरह बढ़ती असहिष्णुता के मसले पर भी पूरा विपक्ष एकजुट हो सकता है। कांग्रेस की राजनीति संसद के शीतकालीन
शीतकालीन सत्र में समूचे विपक्ष को एकजुट करने की है। उसे लग रहा है कि हरियाणा और दादरी की घटनाओं पर भाजपा नेताओं ने जिस किस्म के बयान दिए हैं, उससे भाजपा अलग थलग पड़ी है। उसकी सहयोगी पार्टियां भी इसका समर्थन नहीं कर रही है। सो इस सवाल पर विपक्ष कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा हो सकता है, पर कांग्रेस की दिक्कत दो नेताओं को लेकर है। शरद पवार का मामला कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है और मुलायम सिंह के बारे में भी कांग्रेस के नेता भरोसे से कुछ नहीं कह रहे हैं। उनका मानना है कि दादरी मामले पर जिस तरह भाजपा ने उनकी पार्टी की सरकार को निशाना बनाया है, उसमें उन्हें विपक्ष के साथ आना चाहिए। लेकिन बिहार के अनुभव से कांग्रेस नेता संशय में है। उसी तरह मोदी और अमित शाह के पवार प्रेम से भी कांग्रेस अंदेशे में है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं के बेतुके बयानों पर दो टूक नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि नेता ये सफाई देकर नहीं बच सकते हैं कि उनके बयान की गलत व्याख्या हो रही है या उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हरियाणा की घटना पर जनरल वीके सिंह और उत्तर भारतीयों पर दिए किरेन रिजिजू के बयानों पर गृह मंत्री ने दोनों नेताओं को बयान देते हुए सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा कि नेताओं को बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि वे सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता हैं और कोई भी बयान देने से पहले सजग रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उनके बयान की गलत व्याख्या की गुंजाइश नहीं रही। उन्होंने कहा कि हम ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, हमें खुद ही सावधान रहना होगा। गौरतलब है कि वीके सिंह ने हरियाणा की घटना पर कहा था, कोई कुत्ते को भी पत्थर मार दे तो क्या उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। रिजिजू ने उससे पहले कहा था कि उत्तर भारतीय लोगों को कानून तोड़ने में मजा आता है और गर्व की अनुभूति होती है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने हरियाणा में दलित परिवार को जिंदा जलाने पर दिए अपने बयान को लेकर सफाई दे दी है और खेद जता दिया है, लेकिन उनका विरोध जारी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने उनको केंद्र सरकार से बर्खास्त करने और उनको जेल भेजने की मांग की है। उन्होंने वीके सिंह पर हमला करते हुए कहा कि मोदी को ऐसे घटिया और तुच्छ मानसिकता वाले मंत्री को पद से हटाकर जेल भेजना चाहिए। मायावती ने कहा है कि अगर मोदी ऐसा नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि दलितों से उनका कोई सरोकार नहीं है और वे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक बनवा रहे हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भी वीके सिंह को हटाने की मांग की है और पार्टी ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। देश की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी ने आखिरकार तर्कवादी लेखक MM कालबुर्गी की हत्या के मसले पर चुप्पी तोड़ी। आज हुई अकादमी की आपात बैठक में कालबुर्गी की हत्या की निंदा की गई। अकादमी ने देश में बढ़ती असहिष्णुता की घटनाओं की भी निंदा की और इसका विरोध कर रहे लेखकों से एकजुटता दिखाई। इसके बाद अकादमी ने सम्मान लौटाने वाले सभी लेखकों से सम्मान वापस लेने का आग्रह किया। ज्यादातर लेखकों ने अकादमी की चुप्पी का सवाल उठाकर पुरस्कार लौटाया था। इस बीच आज करीब 100 लेखकों ने देश में बढ़ती असहिष्णुता के सवाल पर दिल्ली के मंडी हाउस के पास श्रीराम सेंटर से साहित्य अकादमी तक मार्च किया। खास बात यह है कि सम्मान लौटाने वाले साहित्यकारों के विरोध में आज एक रैली निकाली गई। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को अपवित्र करने के मसले पर पंजाब के बड़े हिस्से में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल पंजाब का दौरा करेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कोटकपुरा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलेंगे और सिखों के पवित्र तीर्थ स्वर्ण मंदिर में माथा टेकेंगे। उनका पंजाब दौरा इस लिहाज से अहम है क्योंकि उनकी पार्टी अभी से 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। लोकसभा में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से 4 सांसद जीते थे और वे सभी पंजाब से ही जीते थे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। उत्तर प्रदेश में बिहार चुनाव के बाद राजनीतिक माहौल गरमाएगा। भाजपा हाईकमान प्रदेश पर फोकस करेगा। ऐसे में यदि राज्य सरकार ने सांप्रदायिक माहौल को सख्ती चुस्ती से हैंडल नहीं किया तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेने के देने पड़ेंगे। कई मायनों में अखिलेश सरकार की चुनौती का असली समय शुरू होने वाला है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के पास सब कुछ ठीक करने के लिए अब सिर्फ 1.5 साल का समय बचा है। उनकी सरकार के करीब 3.5 साल हो गए हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश में माहौल बदलने और कुछ हद तक बिगड़ने लगा है। मामूली घटनाओं को भी जातीय या सांप्रदायिक रंग दिया जाने लगा है। राजनीतिक पार्टियां भी इसी हिसाब से प्रतिक्रिया दे रही हैं। तभी दादरी में मोहम्मद अखलाक नाम के एक व्यक्ति की पीट कर हत्या की गई तो प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आजम खान ने कहा है कि वे बढ़ती असहिष्णुता के मामले
मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाएंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून को चिट्ठी भी लिख दी। लोकसभा चुनाव से पहले भी उत्तर प्रदेश में ऐसे ही हालात बने थे। मुजफ्फरनगर दंगे के कारण पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश तनाव में था। इसके बाद फिरोजाबाद में मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर को लेकर झगड़ा हुआ और सांप्रदायिक तनाव हुआ। उसके बाद 1 साल से ज्यादा समय से प्रदेश में शांति थी, लेकिन अब फिर प्रदेश में अशांति है। अल्पसंख्यकों और दलितों के प्रति अत्याचार की कई घटनाएं सामने आई हैं। इनसे प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है। प्रदेश के मुस्लिम मानस पर दादरी की घटना का बड़ा असर हुआ है। तभी मुसलमानों की चौतरफा नाराजगी की खबर है। माना जा रहा है कि इस नाराजगी को भांपकर ही आजम खान ने संयुक्त राष्ट्र में जाने की पहल की। इसके बावजूद सपा के प्रति मुस्लिम समुदाय की नाराजगी दूर नहीं हो पाई है। कई मुस्लिम इदारे मायावती के राज की बात करने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि मायावती के राज में अल्पसंख्यक, दलित और कमजोर तबके के लोग ज्यादा सुरक्षित थे। उन्हें गुंडागर्दी से राज्य का संरक्षण मिला हुआ था। तभी यह संभावना भी जताई जा रही है कि अगर कानून व्यवस्था के हालात को लेकर लोगों में भरोसा नहीं पैदा हुआ तो सपा के लिए मुश्किल होगी। सपा नेताओं को यह ध्यान रखना होगा कि मायावती ने 2007 का चुनाव कानून व्यवस्था के मसले पर जीता था। 2012 में वे भ्रष्टाचार के मसले पर हुए प्रचार के कारण हार गयी, लेकिन उनके राज में कानून व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त होने और प्रशासन के सक्रिय रहने की याद लोगों को अब भी है। इसलिए अखिलेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कानून और व्यवस्था की है। मायावती ने पिछले 1 दशक से लगातार भाजपा से दूरी दिखाकर मुस्लिम मतदाताओं के सामने बसपा का एक विकल्प खड़ा किया है। सपा और बसपा के अलावा कांग्रेस का विकल्प भी है और जिस तरह से कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर भाजपा से लड़ रही है, उससे मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा उसके प्रति बना है। ऊपर से भाजपा के प्रति मुलायम सिंह के नरम रुख के कारण भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कंफ्यूजन बना है। ऐसा मैसेज गया है कि वे और भाजपा दोनों मिलकर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं। एक तरफ दादरी की घटना पर भाजपा नेता सपा की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो दूसरी ओर सपा मुखिया मुलायम सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और बिहार में भाजपा की लहर देख रहे हैं। इससे भी मुस्लिम मतदाताओं में अंदर ही अंदर नाराजगी है। तभी ये माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था और प्रशासन के मसले पर अखिलेश सरकार को 2 टूक स्टैंड लेना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के हालातों पर चर्चा करेंगे। दादरी घटना ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की हकीकत को जाहिर किया है, तो हिंदुत्व के उन नारों के असर को भी जतलाया है जिन पर बहुसंख्यक वोट धीरे धीरे पकाए जा सकते हैं। उस नाते अखिलेश सरकार को प्रशासनिक चुस्ती व मीडिया में इमेज को लेकर गंभीरता से काम करना होगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल हैं। अनिल जी, उत्तर प्रदेश में दादरी की घटना के बाद से कई तरह की घटनाएं हुई है क्या, और उन सब घटनाओं के चलते पूरे देश में एक सार्वजनिक विमर्श है जिसमें नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व, इन सब के ऊपर ठीकरा फूट रहा है और उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर कोई स्थिति में सुधार या उसको लेकर कहीं चर्चा नहीं है। देखिए व्यास जी, उत्तर प्रदेश तो 2007 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार गई थी तब भी समाजवादी पार्टी को पता था कि ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जा रही है। और मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है जब 2012 में वो आए हैं दोबारा तो पिछली गलतियों से सीखा नहीं कुछ भी। आज भी कानून व्यवस्था इतनी खराब है उत्तर प्रदेश की। अगर आप देश के किसी भी राज्य में जाइए, आप गुजरात में जाइए, साउथ में चले जाइए, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी, कहीं आभूषण। उत्तर प्रदेश में आप किसी समय कहीं भी कोई महिला किसी शहर में आभूषण पहनकर नहीं निकल सकती दिन दहाड़े। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का कोई खौफ ही नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है, तो ये किसने पैदा किया? एक आप देखिए, जब नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे, एक कमेटी बनी थी संगठित अपराध पर, उसको NN वोरा कमेटी, उसने कहा कि जो गठजोड़ है नेता, पुलिस और अपराधी, तो नेता, पुलिस, अपराधी गठजोड़ का अगर कोई एकदम सटीक नमूना देखना हो तो उत्तर प्रदेश एक बानगी है। नहीं, लेकिन इससे जितनी बदनामी हो रही है और अखिलेश यादव जो है वो, उनकी इमेज खराब नहीं, तमाम बातें नहीं, उन्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है कि ये अंततः उनके लिए 2017 में भारी पड़ेगा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से लोकसभा चुनाव का भी अनुभव हो चुका है। आप व्यास जी देखिए, जो अखिलेश यादव हैं उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि नौजवान हैं, सुशिक्षित हैं, अच्छे हैं, व्यवहार कुशल हैं, लेकिन जो कुल मिलाकर जो स्टाइल है उनका, अब मायावती का राज था, कितने, ऐसा नहीं था मायावती के राज में पॉलिटिशियन तो वही हैं, पर बदलते रहते। खौफ ये था कि विधायक तो विधायक, कई मंत्रियों को मायावती ने इस्तीफे लेकर जेल भेजा, जो भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व पाया गया। आज क्या स्थिति है?
नेता मिलकर, अब अखिलेश जी की क्या मजबूरियां वो अखिलेश समझ सकते हैं, अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं। कलेक्टर को मैंने पोस्ट कराया, उसके बाद मैं वहां का नेता हूं, मैं कलेक्टर के साथ मिलकर सब लूटपाट करता हूं, संगठित अपराध करता हूं, भूमाफिया की भूमिका अदा करता हूं। बुरा हाल है और इसको ये लोग समझने को तैयार नहीं है। अभी कोई अखबार की कहीं का उठा के देख लीजिए आप, थाने में पुलिस ने किसी को पकड़ा, जैसे वाहन चोर को पकड़ा, तो सपा के लोग आए और थाने से उसको छुड़ा के ले गए। ये घटनाएं तमाम है, ये प्रदेश के अंदर प्रदेश में सिमटी हुई, प्रदेश के अखबारों में सिमटी हुई, लेकिन दादरी का मामला हो या दलित के ऊपर उत्पीड़न वाला मामला हो, ये जो है जो राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनती है, उन पर भी क्यों नहीं फोकस? आश्चर्यजनक बात यह है कि पहले मुजफ्फरनगर कांड इतना बड़ा हुआ, उससे भी कोई सबक वहां उन्होंने नहीं लिया, और लेंगे क्यों? जो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का सिस्टम है, जब आप मेरिटोरियस लोगों को प्रशासन में तरजीह नहीं देंगे तो उसके परिणाम खराब निकलेंगे। आपको संदेश, कल्याण सिंह हमेशा कहते थे कि सरकार हनक से और दमक से चलती है, तो आपका मैसेज होना चाहिए कि अखिलेश बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने कहा था जहां भी सांप्रदायिक दंगा होगा हम डीएम को और एसएसपी को टांग देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कहां आपने कार्रवाई की? गौतम बुद्ध नगर में आपने कुछ नहीं किया। आप तय भी नहीं कर पा रहे। आप पॉलिटिकल आरोप लगाते हैं, संघ का हाथ है, भाजपा का हाथ है, सरकार आपकी है, तो कानून व्यवस्था क्या भाजपा चलाती है? नहीं, तो उस नाते आपके अनुसार ये बिहार चुनाव के बाद पूरी तरह से जब भाजपा और पूरी उत्तर प्रदेश में फोकस करेंगे तो तनाव बढ़ेगा? क्या विजुअलाइज करेंगे? तनाव, इसमें समाजवादी पार्टी की अपनी तरफ से कोई सोच नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी की सोच तो नेताजी, आप मुलायम सिंह यादव का देखिए, कितनी बार वो बार वार्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मंत्री चोर हैं, मंत्री धंधेबाज हैं, तो उन मंत्रियों को आप हटाते क्यों नहीं? आप केजरीवाल से सबक लीजिए, उत्तर प्रदेश में हटेगा कोई नहीं। 2 साल पहले एक पंडित सिंह नाम का मंत्री था, उसको बर्खास्त किया गया था, फिर उसको 1 महीने बाद वापस ले लिया। आपने लाल बत्तियां, नीली बत्तियां सब छीनी थी, वीआईपी। एक जिले में 15 लोगों को आपने राज्य मंत्री स्तर दे रखा है। ये प्रशासन चलाने का कोई तरीका नहीं है। और ये लोग हावी रहते हैं प्रशासन पर, और फिर उसके तरीके से माफियागर्दी चलाते हैं, तो कानून व्यवस्था कायम हो ही नहीं सकती। नहीं, तो उस नाते बुनियादी फिर सवाल है कि क्या मुलायम सिंह यादव भी जब चिंता जाहिर करते हैं, ये तमाम अखिलेश यादव को भी कम से कम चुनाव की आगे की चिंता होगी, ये सब क्यों नहीं बैठ के, मतलब ऐसा क्या, मतलब ये राजनीतिक संस्कृति इनकी ऐसी, पूरी पार्टी की ऐसी है जिसके चलते कुछ नहीं हो सकता? मुझे लगता है या किस में जकड़े हुए हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तो इस सरकार की शुरू से ही, चाहे विरोधियों ने प्रचार किया, चाहे व्यवहार में ऐसा रहा, ये संदेश चला गया कि इस सरकार में कई मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो संदेश गया उसका खराब असर रहा कि जैसे मानते लोग अखिलेश तो एक डमी है, इसको सरकार को रिमोट से कई लोग चलाते हैं। इसमें पूरी वास्तविकता नहीं भी हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं संदेश ये है। दूसरी, जब सरकार डिस्पैरिटी करती है व्यास जी, तो उससे खराब मैसेज जाता है। आप मैनपुरी में बिजली देंगे, आप रामपुर में बिजली देंगे, आप हरदोई में बिजली देंगे, तो बाकी जो 75 जिलों में से और जो जिले बचते हैं, क्या वहां लोग नहीं रहते? तो ये जो सरकार का अपना एक तौर तरीका है, न्यायपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से सबके साथ समान व्यवहार करने की नीति अगर आप नहीं अपनाएंगे तो नहीं चलेगा। दादरी की घटना के बाद या दलित उत्पीड़न की घटनाओं के बाद प्रदेश में सांप्रदायिकता की स्थिति किस तरह की है? सांप्रदायिक स्थिति बहुत खराब है, और ये तनाव कभी भी बढ़ सकता है। मतलब अभी तो जो आपने देखा दादरी की हालत, तो क्यों नहीं पुलिस वहां पहुंची, क्यों लेट पहुंची? इसमें भी क्या बीजेपी संघ या दूसरे सांप्रदायिक संगठनों को आप ब्लेम करेंगे? आपकी पुलिस जाती ही नहीं है, जाती है तो कार्रवाई नहीं करती, और क्यों अफवाह फैलती है, तनाव है। मतलब सारा संकट प्रशासनिक ढिलाई के कारण है। प्रशासनिक ढिलाई, और प्रशासनिक ढिलाई इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो नीति है और नीयत है वो उस तरह से साफ नहीं है कि आप तय करें कि मैंने शुरू में ही कहा, आप अगर यही तय करेंगे कि मुझे यादव ही यहां लगाने हैं, तो मुझे लगता है यादवों के कल्याण के लिए आप काम करें। आज हालत यह, हाई कोर्ट आपकी नियुक्तियों को रद्द कर रहा है। संघ, आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, आपका चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग हो, उच्च शिक्षा सेवा आयोग हो, उस पर नाकाबिल लोगों को आप लगा रहे हैं। आप जिद करते हैं कि हमको तो फला कोई बनाना है, लोकायुक्त, इस पर आपकी पूरा ढर्रा एक तरह से पटरी से उतरता हुआ लगता है। चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं तो ढर्रा बिगड़ रहा है। बिल्कुल व्यास जी, लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर बीजेपी ने बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। अनिल जी, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।